अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस और मैं हूं हिनाद। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं। आज बुध है और बुध ब्रिज करता है बेसिकली आपके वीकेंड को अगले वीकेंड के साथ। दिस इज हाउ आई थिंक, ये मेरी थिंकिंग है। उम्मीद है कि आपको एक अच्छी फील देगी कि अच्छा आप उतराई शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स वीकेंड एंड आपका वीकेंड 2 दिन के बाद आ जाएगा। खैर ये तो एक आम बात है और इसके साथ ये भी उम्मीद है जहाँ जहाँ पे बारिशें हुई हैं बखैरियत हुई हैं, ऐसी नहीं हुई जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। उसके साथ साथ एक और चीज़ इसने हमें परेशान किया, जैसे आज एक्सप्रेस लिखता है कि पाकिस्तान क्रिकेट होम ग्राउंड में तख्ता-ए-दार पर लटका दी गई, हैंड ओवर। दिस इज हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच कल हुआ, वाइट वॉश बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को किया और इतना आउट क्लास किया दोनों मैचेस के अंदर। पहला मैच 10 विकेट से, दूसरा मैच 6 विकेट से जीता बांग्लादेश और इस तरह पाकिस्तान ने न सिर्फ उनको अपने खिलाफ पहला मैच जीतने का मौका दिया, पहली सीरीज़ जीतने का मौका दिया, पहली सीरीज़ होम ग्राउंड पे वाइट वॉश करने का मौका दिया और इसके बाद हमने कलम रख दिया। लग रहा है इमरान के होम सीरीज पे जीतना भूल गए हम। वैसे जीतना ही भूल गए हैं, जीतना, लेकिन हाँ। होम सीरीज में भी हम जीतना भूल गए। हम खेलना भूल गए। हाँ, जीत खेल के बाद आती है। हम एक्चुअली खेल ही नहीं रहे, जब खेलेंगे तो जीतेंगे। हमारा इतनी तो डिसअपॉइंटमेंट और मतलब बीइंग ए क्रिकेट फैन मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा बात करने को। क्या रह गया? चले छोड़े कुछ और बात करते हैं और सुनाए क्या हाल है? यही रह गया है। हमें यही बात करनी चाहिए, हमें इनकी बात नहीं करनी चाहिए। ये तो बड़ा दिल दुखाते हैं वही फैंस का। और मतलब क्या यार, क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप। और अगर बात करें इनकी सर्जरी की जो होना थी, मुझे लगता है वो तो बस सर्जरी गलत हो गई है और उसके बाद के ये नतीजे, इन्फेक्शन हो गया सर्जरी। हाँ, इन्फेक्शन हो गया। और जनाब मेहमान टीम बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बाकायदा आपको खबर देते हैं अब के दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दी है और सीरीज में तारीखी वाइट वॉश करके दूसरे टेस्ट में 185 रन के हदफ के ताकुब में जो मेहमान टीम है उसने 4 विकेटों के नुकसान पर अपना हदफ हासिल कर लिया और पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 17वीं बार वाइट वॉश। अच्छा, हमें आदत है इससे पहले भी, मतलब कोई नई बात नहीं। हम भूल जाते हैं एक्चुअली, हर बार जब कुछ नया स्टार्ट होता है ना हम पिछला भूल जाते हैं, लेकिन जब वो इख्तिताम जो है ना वो अच्छा नहीं होता तो फिर याद आ जाता है सब कुछ। पाकिस्तानी टीम 2022 से अगर बात करें तो होम ग्राउंड पर भी टेस्ट सीरीज तो 2 मैच भी जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। कौमी टेस्ट टीम की कप्तान बाबर आजम से शान मसूद को मुंतकिल हो गई कप्तानी, मगर नतीजा 0-0 ही रहा था। नतीजा तब्दील नहीं हो सका और साल 2022 में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1-0 से सीरीज में शिकस्त दी और बादजा इंग्लैंड की बात करें तो पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर 3-0 से शिकस्त देकर तारीख रकम। बिल्कुल। और साल 2022 का ही जिक्र है तो न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ, आपको याद है उनके नए नए प्लेयर्स आए थे, उनके साथ हमारे टेस्ट मैचेस की जो सीरीज थी वो ड्रॉ रही, हम फतह को तरसते रहे। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान पहले 5 टेस्ट मैचेस में 5 के 5 हार गया। पाकिस्तान फाइट ही नहीं कर पाया। दिसंबर जनवरी इसकी अगर बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया से 3-0, देन बांग्लादेश से 2-0। पता नहीं किधर पहुंच गई हमारी क्रिकेट, लेकिन उसके बावजूद भी शान मसूद कल बोले। गलतियां हमारे सामने हैं लेकिन गलतियों से हमने सीखना नहीं है, ये हमारी रविश रही और वो रविश हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है आपके सामने ये सूरत हाल। हमें इस वक्त हमारे 2 तज्जियाकार ज्वाइन कर रहे हैं। एक अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड कराची से सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों के जज्बात मैं तो पेशगी समझ सकता हूँ, मुझे तो पता है कि क्या जज्बात है, लेकिन चूँकि रस्म दुनिया है, मौका है, थोड़ा सा दस्तूर भी है तो बात करना ज़रूरी है। अमर, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं सलीम भाई से स्टार्ट कर लेता हूँ। सलीम भाई, हाउ डू यू फील? पाकिस्तान पै दर पै हार रहा है। जो लॉजिक्स कल शान ने बताई वो लॉजिकली बातें उनकी ठीक हैं कि जी हम टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, हम 4 रोज़ा क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, हमारे प्लेयर्स की वो प्रैक्टिस या फिटनेस लेवल है ही नहीं, तो हम कैसे जीतेंगे। लेकिन क्या इसको जस्टिफिकेशन मान लिया जाए टू गेट वाइट वॉश्ड अगेंस्ट बांग्लादेश इन अ होम सीरीज? जी, मगर एक बात तो मान लें, लड़के की इंग्लिश बड़ी अच्छी है। हाँ जी, इंग्लिश अच्छी है, टीचर लगा दें परफॉर्मेंस। नहीं, सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ा है ना कि इंग्लिश अच्छी है। जी ऐसी है, ऐसी। देखिए, आपको जज्बात का आइडिया तो हो रहा होगा, जैसे आपने एक्सप्रेस की हेडिंग पढ़ी तो वही इसी किस्म के जो जज्बात होते हैं वो हेडलाइन की सूरत में हम लोग तय कर देते हैं। जी ऐसी है। तो जिस तरह आपको दुख है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों को भी दुख है, क्योंकि हम लोग ये उरूज देखा है पाकिस्तान क्रिकेट का, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप हो या यूनुस खान की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या मिसबा की क़यादत में जब पाकिस्तान टीम टेस्ट में नंबर 1 बनी थी, ये सब चीजें हमने देखी हुई हैं। तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि जब अब जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, आयरलैंड से हार रहे हैं, अफगानिस्तान से हार रहे हैं, अमेरिका से हार रहे हैं और अब बांग्लादेश हमें हमारे
घर पर हरा कर गया। तो ये बहुत तकलीफ दी चीज है और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि हमारी क्रिकेट बिल्कुल ही नीचे आ चुकी है और अब दोबारा से उठना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन यही प्लेयर्स जो थे पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, यही प्लेयर्स अब ऐसा हो गया है कि इनसे बिल्कुल खेला भी नहीं जा रहा। वजूहात क्या है जानने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। अमेरिका से हारे थे तो कहा था सर्जरी होगी, कोई सर्जरी नहीं हुई, सब वही प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप किसी मरीज को समझ रहे थे कि ये सर्जरी के काबिल है वरना ठीक नहीं हो सकता, आपने पैनाडोल की गोलियां खिलाकर उसको दोबारा खड़ा कर दिया, वो गिर गया 4 कदम चल के दोबारा, जाहिर है फिर तो होना ही यही था। तो अब रूट कॉज क्या है, कैसे बेहतर होगी चीजें, इस सब जायजा लेने की जरूरत है। वरना इसी तरह होता रहेगा कि हॉकी वाला टाइम आ जाएगा कि हम लोग और आप डिस्कस भी नहीं करेंगे कहाँ गई है टीम, किससे जीती है, किससे खेल रही है, कैप्टन कौन है, प्लेयर कौन है। दूर नहीं तो ये लग रहा जरूरी है कि परफॉर्मेंस के बाद वक्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम खालिद साहब। अच्छा अहमर, क्या कहेंगे, शिकस्त पे शिकस्त, क्या मतलब हमने हारने का ठेका उठा लिया है या हम जीतना ही भूल गए? जैसे इमरान से अभी मैं बात करी तो वो कह रहे थे कि हम खेलना ही भूल गए। ये वही बात होगी, बाथरूम गीला है मैं कहूँ मैं स्लिप क्यों होता हूँ। देखिए बात ये है कि आपके मुल्क में जो आपके जो क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कैसे आए हैं? उन्होंने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जो लगाए हुए हैं वो एक ब्यूरोक्रेट है। उसके बाद जो अपने जो जब वो पंजाब गवर्नमेंट में थे तो वो साथ अपने गवर्नमेंट में साथ जो है वो लोग मीडिया डिपार्टमेंट से यहाँ पर लेकर आए थे। वो एक साहब को डेटा एनालिस्ट लेकर आए, बिलाल अफजल साहब, उनको एकोमोडेट करने के लिए, जो कि कभी जिंदगी में कोई क्रिकेट या स्पोर्ट्स में उन्होंने काम नहीं किया। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। आप क्या सर्जरी की बात करते हैं? सर्जरी कौन करेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि मिसाल लीजिए प्लम्बर को कह रहे हैं कि यार आज चिकन बड़ा अच्छा बनाना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आप आज नताइज देखते हैं एकदम नहीं आए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग नीचे आए हैं। हमें सिर्फ रियलाइज नहीं हो रहा था, हम ये समझ नहीं पाते कि हमारा म्यार नीचे जा रहा है। आपके सिर्फ ये नहीं, आपके पहले अभी जितने भी चेयरमैन आए हैं हर कोई अपने अपने हिस्से का खराबी करता है। मैं अकेले नकवी साहब बात नहीं करूंगा। तो आप अपने हर जिसका जो दिल किया उसने वो खराबी की पाकिस्तानी क्रिकेट में। यानी पाकिस्तानी क्रिकेट को उन्होंने अपने मतलब अपना कुछ जैसे घर की गाड़ी होती है ना, उसको समझा कि जैसे मर्जी चलाओ, जो मर्जी हो जाएगा। मैं आपको छोटी एक बात करता हूँ। रमीज राजा साहब कहते हैं मैं PGL करूंगा, 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट। दुनिया में कोई अंडर 19 के बच्चों को जो है वो T20 क्रिकेट पे नहीं लगाता है, ये वो आगे उनका दिल कर रहा था। अब नकवी साहब आए हैं तो उन्होंने मेंटोरिंग के नाम पर चैंपियंस कप में इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं। दुनिया में कौन कहता है इस तरह से? और वो मेंटोरिंग क्या होती है? इट्स अ जॉब। आप मेंटोरिंग उन लोगों को दे रहे हैं जो मेंटोरिंग करते ही नहीं है, जो कोचिंग करते ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग गलत है। आप डिसीजन मेकर वो है जिनको काम का पता नहीं है, तो फिर ये तो होगा। आपके प्लेयर जो है खराब की आदतें खराब की ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। पुराने दौर में क्या होता था, हम जो पूरी डेज की बात करते हैं, प्लेयर फारिग होते थे तो वो क्लब क्रिकेट में खेलते थे, वो प्रैक्टिस में रहते थे। तो बात ये करूंगा कि आपका तो टोटल सिस्टम ही गलत है और आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो अहमद साहब, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो तो वहीं पे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे ऊपर के कोई डिसीजन मेकर्स हैं, या उनसे नीचे के वो जिनको मोहसिन साहब ने लगाया वो तो वहीं पे हैं। तो रिजल्ट भी वही एक्सपेक्ट करें हम फिर? देखिए मैं अभी तक मैं आपको बता दूं, आप रिजल्ट को ज्यादा तब्दील ना समझें, क्योंकि आपका जो जिन लोगों ने डिसीजन लेना है वो लोग तो वही मौजूद है ना। और डिसीजन अब आप उसी तरह के डिसीजन ले रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोग इनवाइट है जो मौजूद हैं। अब आप देखिए आपके PCB में COO देखिए कौन है, वो वकील आए थे, वो इस वक्त PCB के CEO है। आपके जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उनको देखिए वो नॉन क्रिकेटिंग पर्सन है, उनको बैकग्राउंड नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी PCB क्या गिनवाऊं मैं आपको। तो असल सर्जरी की जो डायरेक्शन है जिस तरफ चाहिए वो है नहीं। सलीम साहब, किस हद तक मुत्तफिक हैं आप अहमर के तजज़िये से और उनके एनालिसिस से जो वो गेज कर रहे हैं सिचुएशन के बाद? बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई ऐसा है, PCB भी मसाइल है। लेकिन अगर हम सिर्फ हालिया इंतजामिया की बात करें, मैंने आपके पिछले शो में भी यही बात बोली थी कि पाकिस्तान टीम को हारते हुए 2 साल हो गए होम ग्राउंड पे। आखिरी 10 में से 6 मैच पाकिस्तान हारे हैं टेस्ट और 4 टेस्ट ड्रॉ हुए हैं। तो हम किसी एक चेयरमैन को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मोहसिन नकवी ने आके सारा कबाड़ा कर दिया। ये सब कुछ पहले से ही चल रहा है। लेकिन तो हमें देखना पड़ेगा ये तो कर सकते हैं कि उन्होंने ठीक करने के लिए क्या किया। अगर उन्होंने भी वैसे ही फैसले पहले जैसे ले लिए हैं तो फिर हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ठीक कुछ नहीं हो रहा, अगर उन्होंने सारा खराब नहीं किया तो। हाँ,
देखिए हमें देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है। मैं फिर वो बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि जब बाबर आजम कप्तान थे, आपने क्या किसी और बैट्समैन को ऊपर आते हुए देखा? हमेशा एक ही बात होती थी, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान। नए लड़कों को चांस नहीं मिला, और जो पुराने लड़के थे ऐसे, अभी हम स्पिनर्स की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, एक एक करके वो भी बाहर होते गए, टीम सेट नहीं हो पाई, कोई हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन पाई। अब एहसास तब इस वजह से हो रहा है क्योंकि बाबर स्कोर नहीं कर रहे। 2 साल से 50 नहीं की उन्होंने टेस्ट मैचों में, और 8 मैच हो चुके हैं। तो अब नजर आ रहा है क्योंकि बाबर के बाद की कोई है ही नहीं, कोई खेल ही नहीं पा रहा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कौन था जिसने टीम में नए प्लेयर आने ही नहीं दिए, जिसने बेंच स्ट्रेंथ बनने ही नहीं दी, जिसने एक वक्त एक ऐसा बस चलता रहा, किंग किंग किंग। अब किंग कहाँ गया? किंग चला गया तो उसके बाद पीछे कोई आई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा जिम्मेदारी बाबर आजम पे, आप ये कह रहे हैं सलीम खालिक साहब? काफी हद तक बाबर आजम पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि बाबर ने एक ऐसी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई, बाबर ने नए प्लेयर्स ऐसे नहीं आने दिए, टीम में सेट नहीं होने दिए, जो आए भी उनको इतना मौका नहीं मिला। मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर थे, आपने उसका रिसेंट इंटरव्यू पढ़ा होगा, आपने भी ये खबर लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर बड़ा जिद्दी है और वो हमारी बात नहीं सुनता था, और अगर अपनी मर्जी के प्लेयर ना दो तो बात नहीं करता था। जिसमें मैंने फिर ट्वीट में कहा कि यार ये बातें आप पहले बताते। पीसीबी जो है वो प्लेयर्स से डरता है या प्लेयर्स की बातें मानी जाती है, इस तरह का भी हम कह सकते हैं? 110% ऐसा ही है। जो पिछला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, जो जका साहब के दौर में था, वो इसी तरह था। बोर्ड को डरा धमका करके हम इंडिया जाएंगे वर्ल्ड कप में तो आईसीसी की तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो बोर्ड ने डर के फिर इनको आईसीसी की जो आमदनी से हिस्सा मिलता है पाकिस्तान को, वो भी दिया प्लेयर्स को। हिस्ट्री में पहली बार इतनी प्लेयर्स पावर थी उस वक्त कि बोर्ड डर गया, उसने कहा भाई ठीक है कर लो। अब जो है ये चीज खत्म करने की कोशिश की नकवी साहब ने थोड़ी सी, लेकिन अभी उनको बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए हार तो आप रहे हैं, 2-4 प्लेयर्स को थोड़े दिनों के लिए बाहर करें, आप मैसेज दें कि यार कोई भी बाहर हो सकता है, उसके बाद देखिएगा फिर बेहतरी आना शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता। प्लेयर्स पावर खत्म करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन सलीम साहब आप कह रहे हैं कि फिर भी मलबा प्लेयर्स भी गिराएं, इन बलाओं पे ना गिराएं जो बैठ के हमारे वसाइल खा रही है बोर्ड को। ये क्या मतलब इतनी होली काउज है कि इनको बिल्कुल ना छेड़ा जाए? आई मीन वो डिसीजन मेकर्स तो वही है ना। ये तो मैं और आप कई दफा हम यहाँ पे बैठ के बात कर चुके हैं ना कि जो पुराने लोग हैं, अगर वही फैसला करते रहेंगे तो आप चेंज एक्सपेक्ट ना करें। तो हम अगर दोबारा से प्लेयर्स को ही उतना इनसिक्योर रखेंगे, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमने प्लेयर्स को इतना इनसिक्योर किया है, इस वजह से वो अंडर प्रेशर है और ज़हनी तौर पे। नहीं तो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के सामने इन नंबर्स या इन प्लेयर्स अगर आप देखें तो वो तो कहीं स्टैंड नहीं करती जैसे प्लेयर्स या जैसा एक्सपीरियंस हमारे पास है। नहीं देखें, मैं बोर्ड को बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बोर्ड तो बादशाह जाहिर है, बोर्ड पहले अच्छा करेगा काम तभी तो प्लेयर्स की तरफ आएगा, लेकिन प्लेयर्स इतने मासूम नहीं है। क्योंकि मैं इन सब चीजों में शामिल हूँ, मुझे सब चीजें पता है, जितनी अभी अहमर बता रहे थे सारी बातें, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी स्टोरीज मैंने ब्रेक की कि 1 अरब रुपए पीजीएल में लगे या बाकी सारा कुछ हुआ, तो मुझे तो ये सारी चीजें पता है कि किस तरह से ये चल रहा है मामला। लेकिन आप प्लेयर्स को इतना मासूम ना समझे। बोर्ड बिल्कुल कसूरवार है, बोर्ड के पास पावर है, और अहमद ने जो निशानदेही की बिल्कुल ऐसा है, वाकई यही है कि वकील और ब्यूरोक्रेट और डीसी ये सब इस वक्त बोर्ड में आए हुए हैं, उनको अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, लेकिन साथ में प्लेयर्स का भी कसूर है। सही है। अच्छा अहमद, जिस तरह से अभी सलीम खालिक साहब बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स का भी कसूर है, तो ये किंग और ये बादशाह ये बनाता कौन है? हम ही लोग तो बनाते हैं, मतलब ही इज प्लेइंग द गेम जिसके लिए उनको पे किया जाता है, और अगर वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं तो दैट्स गुड, लेकिन उसके बाद एक शख्स को बहुत ऊंचे मकाम पर बैठा देना वो भी तो हम ही करते हैं, और फिर उसके बाद जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है फिर क्रिटिसाइज भी हम करते हैं। लेकिन बात वही है जिस तरह से अभी सलीम खालिक साहब बात कर रहे हैं कि इनका मेन रोल होता है सब प्लेयर्स को, तो क्या आपको भी लगता है कि जो बोर्ड है वो डरता है प्लेयर्स से और उनका जो कहना होता है वो मानना पड़ता है बोर्ड को? जी बिल्कुल, सलीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। उसमें यह है कि बड़ा अहम मुद्दा यह है कि देखिए, एक तो यह कि 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पीसीबी के चेयरमैन आते रहे हैं, वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं होता। देखिए जो पीसीबी का चेयरमैन होता है ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है। तो आपके चेयरमैन आते रहे, कभी कोई जर्नलिस्ट आ गया, ठीक है, कभी कोई बिजनेसमैन आ गया, उनको क्या पता प्लेयर डीलिंग क्या होती है या प्लेयर हैंडलिंग क्या होती है, तो वो प्रोफेशनल नहीं है ना। तो इसलिए वो जिसको भी करता है, जैसे हमारे बहुत रिस्पेक्ट के साथ राजा साहब थे, तो उन्होंने बाबर को इतना एम्पावर कर दिया था, इतना एम्पावर कर दिया था, जब वो आए वहीं से बाबर का डिक्लाइन शुरू। आपको टेन्योर देख लें, राजा साहब की एंट्री, बाबर का डिक्लाइन, ठीक हो गया। सो बाबर ने जहां पर टीम कैप्टन बहुत सारी मिस्टेक्स की,
देखिए बाबर आजम कभी भी एज कैप्टन मटीरियल नहीं थे। मैं एज अ क्रिकेटर था, जब मैं खेलता था तो बाबर आजम जिस वक्त खेल रहा था अपने रीजन से, हम उसको उस वक्त से जानते हैं कि सभी इसके लेकिन लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। बाबर फिर क्या करे? मतलब इंडिविजुअल प्लेयर्स तो बुरा खेलते होते हैं, कप्तानी से उसको आपने हटा दिया, तनकीद सबसे ज्यादा उस पर आपने कर ली। मैं और आप बैठ के मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जी उसको किंग नहीं होना चाहिए एंड यू नो ही सपोज टू बी देयर वेयर यू नो एक उसकी जगह है। उसके बाद क्या करें? मतलब अब बाबर को ही निकाल दें, हम ब्रेक दे दें उसको, टीम को? फिर क्या? वो तो हम तो पहले कहते थे 10 बहनों का अकेला भाई बाबर है और बेचारा बहुत अरसे तक लेके चलता रहा, इसमें कोई शक नहीं है। वही बाबर है जो 50+ की एवरेज मेंटेन करके लेके चल रहा था, अभी उसकी एवरेज पे फर्क पड़ा है। तो फिर क्या करें? मतलब हल क्या है इसका? देखिए मैं जो प्रूव करने का मकसद ये था कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आपको ब्रिलियंट प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो कि गलत पाथवे पे चला गया, जिसका नुकसान बाबर पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि हमारा बेस्ट टैलेंट है, इस इराक का बेस्ट बैट्समैन है हमारा। तो देखिए कि वो अपनी वजूहत कैसे, जिसका सलीम भाई ने भी रोशनी डाली और सबको पता है। अब सोल्यूशन क्या है? आप देखिए सारे वक्तों में आपने खुदा खड़े किए क्रिकेट के अपने, यानी कि किंग हो गया, रिजवान ये है, शाहीन वो है। आप इंडिविजुअल सेंट्रिक उतरे, टीम सेंट्रिक नहीं उतरे। तो आपको इंडिविजुअल सेंट्रिक के बजाय टीम सेंट्रिक होना पड़ेगा। आपको ऐसे प्लेयर लेके आने पड़ेंगे जो टीम के लिए खेले, ना कि इंडिविजुअल्स के लिए खेले। बिल्कुल बाबर को ड्रॉप ना करें, ड्रॉप करने से कोई मसला हल नहीं होगा। तो आपके पास कोई इतने अच्छे पीछे बैट्समैन नहीं है। मेरा एक और आर्गुमेंट है, वो मैं सलीम खालिक साहब के सामने रखता हूँ कि ये अगर प्लेयर्स के मसाइल होंगे, उनके रवैयों के मसाइल होंगे, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, ये तो हर दौर में चलती रही है। जितनी क्रिकेट हमने देखी है उस वक्त से ही चल रही है। आई मीन टीम के अंदर कैप्टेंसी के ऊपर और ये मामला चलते रहते हैं। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये फैसला प्लेयर्स ने तो सलीम खालिक साहब नहीं करना। हम टेस्ट कितने खेलेंगे, जिसका कल शान मसूद ने अपनी पोस्ट मैच प्रेस टॉक में बात की कि हम टेस्ट ही नहीं खेलते, रेड बॉल क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, तो रेड बॉल की फिटनेस कैसे आएगी या वो माइंडसेट कैसे बनेगा? तो ये सारी चीज़ें तो बोर्ड के करने की है ना। आप प्लेयर्स पे जितना भी मलबा डाल लें, ऑन ग्राउंड मलबा डाल दें उन पे, लेकिन जो बैक एंड डिसीजंस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर तो बोर्ड नहीं डिसीजंस लेने, और उन लोगों ने लेने जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो अगर नहीं लेंगे तो फिर प्लेयर्स को हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं इसके ऊपर? देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट का तो ये है कि जो चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी का सिस्टम लेकर आता है। कोई कहता है कि भाई डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, बंद कर दो, कोई कहता है डिपार्टमेंट ठीक है, खोल दो, कोई कुछ कहता है। नकवी साहब आए, ये एक नया टूर्नामेंट चैंपियंस कप करवा रहे हैं, वनडे, इनको लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करो। इससे पहले लेकिन इंग्लैंड की टीम को भी आना है, ये हम भूल गए। जब हम समझते थे कि हमारी टीम बेहतर फॉर्म में है, उस वक्त इंग्लैंड ने हमें 3 दिन में तीनों टेस्ट हराए थे, 500 रन एक दिन में वो बना रहे थे। अब जब हमारा ये हाल है कि बांग्लादेश हमें हरा गया, तो सोचिए कि क्या होगा। तो प्लानिंग तो वाकई फुकदान है प्लानिंग का, और डोमेस्टिक क्रिकेट में मसाइल तो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब मुतवाज़िर तब्दीलियां होंगी तो मसाइल तो होंगे। इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है, या ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड होती है, या दूसरे मुल्कों में जो इवेंट होते हैं, आप जरा किसी वक्त देखें कि उनमें कितनी चेंजेस हुई हैं बरसों में। वो तो चल रहे हैं 80 साल से चल रहे हैं, कितने सालों से चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह के इवेंट। हम लोग, हर चेयरमैन आता है वो अपने हिसाब से चेंज कर देता है, तो सिस्टम बन नहीं पाता। जब से ये रीजन्स वगैरह की टीमें जो है कम हुई है या बदली, उसके बाद से आप देखिए कि हमारे पास नया टैलेंट आना कितना कम हो गया। डिपार्टमेंटल नाम के तौर पे तो खोल दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट्स जो है उनमें क्या टैलेंट, मेरिट पे प्लेयर्स को लिया जा रहा है। जैसे एक डिपार्टमेंट जो है उनके ओनर के जो बेटे हैं वो कप्तान है। तो इस तरह से जब होगा तो फिर यही मामला सामने आएंगे। तो एक सेटअप बनाए और उसमें लिख ले कि यार 5 साल तक या 10 साल तक कोई नहीं छेड़ेगा इसको, चाहे कोई भी चेयरमैन आ जाए, तो शायद कुछ फर्क पड़े। तो आप सही कह रहे हैं, मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। सही कह रहे हैं। अच्छा अमर, हो गई ये सीरीज तो निकल गई हाथ से। आगे जिस तरह से भी सलीम खालिक साहब बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी होम सीरीज है, क्या देखते हैं आपके कुछ सीखा होगा इस सीरीज से? हमने कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, या फिर जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो कुछ बेहतर चूज कर पाएगी कि किसको रखना चाहिए और किसको फिलहाल के लिए रेस्ट देना चाहिए ताकि टीम परफॉर्मेंस बेहतर हो? देखिए बेसिकली तो आपको आपका जो भी मेन मसला है वो आप ओपनिंग में आ रहा है, आपके पास हुरैरा एक बैकअप मौजूद है, और आपको स्पिन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। आप यहाँ से फैसला देखिए, अभी स्पिन डिपार्टमेंट में चैंपियंस कप में जितने तजुर्बेकार स्पिनर है उनको भी थोड़ी एज ज्यादा हो गई है। उन किसी एक को भी वो चैंपियंस कप में वो नहीं रख रहे हैं जो ज्यादा तजुर्बेकार स्पिनर है, कि एज ज्यादा हो गई है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। जो आपका स्किल होता है ना, उसको एज की जैसा नंबर, आपकी फिटनेस अच्छी है। मैं एक एग्जांपल ही देता, आप कैसे अच्छे स्पिनर निकालेंगे कि आपको इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा स्पिनर चाहिए, ठीक है। आपका ये स्ट्रेटजी को नॉन प्रोफेशनल डिसीजन मेकर हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेसर चाहिए। आपके पास इतने एक्स्ट्रा स्पेसर थे, किसी को आपने इंजर्ड कर दिया, किसी को T20 क्रिकेट का नशा है, वो
टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहता है, तो पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा स्पेसर नहीं है, ये सुनकर दिल मानने को तैयार नहीं है। तो आपको एक फास्ट बॉलर एक इंडक्ट कर रहे हैं, कम से कम एक्स्ट्रा स्पेस कर सके, नाहिद राणा की तरह तगड़ा स्पिनर चाहिए 11 में और कुछ बैटिंग में चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब मिलके एक दूसरे को नाकाम करने में लगे हैं। शायद बोर्ड के ग्रजेस प्लेयर्स के साथ कुछ हैं, प्लेयर्स के कुछ ग्रजेस बोर्ड के साथ हैं, वो स्कोर सेटल हो रहा है और इस सारे स्कोर के अंदर कोई चीज़ सफ़र कर रही है, तो वो पाकिस्तान का झंडा है, वो इमेज है पाकिस्तान का जो क्रिकेट में रहा है, और वो जनरेशन है जो क्रिकेट से बेलौस मोहब्बत करती है, हम जैसी जनरेशन जो इसको इतने अरसे से प्रमोट भी करती है, चाहती भी है। इसके साथ कोई ब्रांड जुड़ता है वो ब्रांड उठा लेते हैं क्योंकि वो क्रिकेट से जुड़ गया, हमें इतना प्यार है इससे, और इनको रहम नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, ना प्लेयर्स को और ना डिसीजन मेकर्स को। मेरे ख्याल में दोनों अवाम पे, क्रिकेट लवर्स पे रहम करें, ऐसे फैसले करें। कम से कम एक स्पोर्ट है जिसपे पूरी कौम मुत्तफिक होती है, वरना तो हम मज़हब से लेकर, कौमियत से लेकर हर चीज़ पे हमारे कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं। वाहिद स्पोर्ट है जिसके ऊपर हम सब मुत्तफिक है, तो कौम पे रहम करें, मैं तो यही कहता हूँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस अहम मौजू पे बात की। अहमद नजीब और सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे दिल दुखे में धुआं आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन धुआं उठ रहा है क्योंकि आग लगी हुई है। और ऊपर से है ना, इंग्लैंड के दौरे का जिक्र कर रही हैं तो कहती हैं कैसे देखते हैं, मैं तो नहीं देख रहा। आप फिर भी देखेंगे, आप फिर भी देखेंगे। इतना हौसला नहीं है मुझमें। हम हर बार यही कहते हैं, एक दिल है कितनी बार तोड़वाएं। हाँ, सही है जी। चले ब्रेक पर जाते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आएंगे, आगे आपके लिए बहुत कुछ है। वैसे तो क्रिकेटर्स इतना दिल दुखाते हैं ना कि बाकी स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करने को थोड़ा थोड़ा दिल नहीं करता सुबह सुबह, लेकिन हम रुक नहीं सकते ना। उसकी वजह यह है कि फिर ज्यादती हो जाती है उन तमाम प्लेयर्स के साथ जो क्रिकेट से हट के दीगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और बड़ी कमाल खेल रहे हैं। तो हम भी रुक नहीं सकते, हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकातें करवाते रहें नए नए चैंपियंस के साथ। वी हैव अनदर एक्सप्रेसो चैंप राइट नाउ विद अस, और उनका ताल्लुक स्क्वाश की दुनिया से है, उनसे ही आपकी मुलाकात करवानी है। हिज नेम इज एहसन अय्याज। अमेरिका में हुई कोलीविल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप या टूर्नामेंट 2024, और ये टाइटल एहसन ने इस टूर्नामेंट का नाम किया है। न सिर्फ इसमें कामयाबी हासिल की बल्कि फाइनल में वंस अगेन अनदर इंडियन, एक और भारतीय हरीफ को हराया, और इसमें मलेशिया शामिल था, आइलैंड के प्लेयर्स थे, उनको भी हराया। और रवां साल का ये उनका 5वां टाइटल है। मुसलसल टाइटल जीतने के बारे में भी उनसे बात करेंगे, उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट कोलीविल के हवाले से भी उनसे बात करेंगे और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बात करेंगे। सो एहसन इज राइट नाउ विद अस लाइव। जी हां, अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? Jaikum assalam. Thank you so much for having me on your show. thank you. अच्छा एहसन, सबसे पहले तो बताएं ना कि फाइनल जीतना एक तो अलग खुशी, उसकी अलग कुछ फील होती है, और उसके बाद जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हराया भी भारत को, तो कैसा फील कर रहे हैं? Obviously it's amazing. यकीन करें like before my event जो है, जब मुझे पता लगा कि क्योंकि मेरा पहला सेमीफाइनल था और मेरा सेमीफाइनल मैच भी काफ़ी टफ हुआ था, तो उसमें भी मैं 2 सेट्स डाउन था, और उसके बाद जो है लाइक 10-9 मैच बॉल में डाउन था, एंड देन आई कम बैक और मैं 3-2 जो है 85 मिनट्स में वो सेमीफाइनल जीता। तो आई वाज वाचिंग द अदर सेमीफाइनल, लेकिन जब मुझे पता लगा कि इंडियन जो है वो जीत रहा है एंड ही इज गोना बी लाइक यू नो माय ओपोनेंट इन द फाइनल्स, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे लाइक यू नो मैसेजेस रिसीव हुए कि भाई इंडियन से नहीं हारना। तो दैट वाज अ ह्यूज प्रेशर, तो आई वाज कैरिंग दैट प्रेशर, बट एंड ऑफ द डे जो है लाइक doesn't matter on court, आपके साथ जो भी होता है you have to go with your plan. You need to be very ready, और तो alhamdulillah I made it. And what was your plan in the final, and what were your strengths that you actually worked on that actually made you to win this title against an Indian player? Yeah, usually like I'm considered to be like a very skillful player. लेकिन उसके साथ ये था, since I had a lot of pressure, तो like मैं front court में ज़्यादा attack नहीं कर पा रहा था। तो मैंने जो है लाइक प्लान बी पर ज़्यादा फोकस किया, which was a little bit safer and it was working. तो उसी पे जो है लाइक मैं स्टिक रहा till end of the match. End point जब हुआ तो then I was like yeah, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मैच, and I'm the winner. अच्छा, इसके अलावा भी इस साल में 2024 में आपने कोई टाइटल्स 5 अपने नाम किए, कौन कौन से टाइटल्स हैं वो? जी मैं यहाँ पे ह्यूस्टन में जो है मैं एक टाइटल जीता था, फिर मैं डैलस में एक जीता था, वो भी जो है लाइक बैक इन
फरवरी एंड मार्च जो है वो टाइटल्स मैं जीता था पाकिस्तान के लिए, बट दीज आर ऑल टाइटल्स जो है जो कि मैं जीत रहा हूँ। इट्स आफ्टर माय इंजरी, आई हैड टोर्न माय ACL एंड देन आई हैड अपेंडिक्स सर्जरी एज वेल। तो आई वाज आउट ऑफ स्क्वॉश लाइक फॉर 1.5 ईयर, और उसके बाद लाइक प्रॉपर रिहैब्स करके तो इट्स बीन 12 मंथ्स आई एम बैक ऑन कोर्ट। तो माशाल्लाह से ये मेरा 5वां टाइटल है। ग्रेट एसन। सो व्हाट डज इट नीड टू बी अ गुड स्क्वॉश प्लेयर? कौन से ऐसे बेसिक चीजें हैं जो आपको लगता है कि एक स्क्वॉश प्लेयर को चाहिए टू बी अ गुड प्लेयर? आई मीन खेल तो बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन टाइटल्स तक पहुंचना, चैंपियनशिप्स जीतना, वो क्या फैक्टर है? Well, it's all about the consistency. आप कितने प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को मैनेज करते हो, and it's a combination of like so many things. अगर देखा जाता है तो आपको अपनी ट्रेनिंग का ख्याल रखना होता है। I mean, एक प्रोफेशनल प्लेयर नो डाउट लाइक he trains at least 4 to 5 hours a day. फिर उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा लाइक अपनी न्यूट्रिशन पे ख्याल रखना होता है। न्यूट्रिशन इज द कंपोनेंट की। to reach all such points, इनको सारा मीट करने के लिए यू नीड रिसोर्सेज, वसाइल चाहिए होते हैं। हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप्स के बड़े मसाइल हैं। हम हर प्लेयर से, हर एथलीट से डिस्कस करते हैं, जिस भी गेम से उनका ताल्लुक है उनसे ये पूछते हैं। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू एज वेल, क्या ऐसा कोई सपोर्ट आपके पास इस स्पोर्ट को कैरी ऑन करने के लिए मौजूद था या है? कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट, कोई स्पॉन्सरशिप? वसाइल कैसे होते हैं? बिकॉज वी नो यू गाइज फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली खास तौर पे। अनफॉर्चुनेटली लाइक हमारे बहुत सारे एथलीट्स पाकिस्तान में जो है यही वाला प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। अभी जब मैं इंडियन प्लेयर के साथ खेल रहा था तो आई न्यू के द होल कंट्री इज बिहाइंड हिम। उसके स्पॉन्सर्स मैं देख रहा था, एंड हमारा ऐसा होता है कि बाय द टाइम व्हेन यू विन अ टाइटल तो तब आके जो है मतलब लोग आपसे पूछना शुरू करते हैं। तो देयर इज नो प्रॉपर बैकग्राउंड, लाइक देयर इज नो पॉलिसी कि मतलब एथलीट्स के लिए जो है पाकिस्तान में I think they should work on a policy for the athletes. सारे अभी यहाँ पे जो इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं, I'm doing it all by myself, finances, सब कुछ ओवरऑल जो है मैं खुद कर रहा हूँ ये। अभी इसके बाद मेरा एक और इंटरनेशनल इवेंट है जो कि न्यू जर्सी में विद इन 1.5 वीक, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। एंड आई हैव टू अरेंज माई फ्लाइट्स, आई हैव टू अरेंज माई अकोमोडेशन, आई हैव टू अरेंज लाइक एवरी सिंगल थिंग। सो हम एथलीट्स जो हैं लाइक जब भी जीतते हैं तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आई नो आई एम इन द लाइमलाइट राइट नाउ। ये 2 हफ्ते तक चलेगा एंड देन probably like हर एक दोबारा से उस तरह हो जाएगी। Exactly, this is very unfortunate। जो भी एथलीट या प्लेयर आता है एक्सप्रेसो में हमसे ये सवाल भी जरूर करते हैं, और मेरा ख्याल है आंसर भी सिमिलर ही होता है। और ये बड़ी सोचने की बात है कि हमारे प्लेयर्स, हमारे एथलीट्स जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर जाकर हमारा परचम बुलंद कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की सपोर्ट जो है वो हासिल नहीं होती। तो ऐसे मुझे बताइएगा कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब आपने सब कुछ, सारे एक्सपेंसेस खुद ही मीट करने हैं, जिस तरह से अभी आप अगले टूर्नामेंट का भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि कोई इवेंट या कोई चैंपियनशिप आपको मिस करनी पड़ी हो, खासतौर पर ये स्पॉन्सर के मसाइल की वजह से? नहीं, इट हैपेंड सो मेनी टाइम्स। लाइक हमें फिर बड़ा स्मार्टली चलना होता है। हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे लाइक हमें फ्री अकोमोडेशन मिल सकती है, या फिर हम देखते हैं कि अगर कोई जानने वाले हैं वहाँ पे तो एटलीस्ट हम अकोमोडेशन के लिए पे नहीं कर रहे हैं। लाइक यूजुअली हम देखते हैं कि द चीपेस्ट फ्लाइट वी गेट, तो हम यूजुअली वो अरेंज करते हैं। तो आई थिंक एक पॉलिसी होनी चाहिए एक एथलीट्स के लिए जो है, मतलब एक सर्टेन लेवल पे अगर एथलीट पहुंच जाता है तो प्रोबेबली उस एथलीट को उसके बाद जो है फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान में कोई स्क्वॉश फेडरेशन ऐसी नहीं है जो आपको सपोर्ट करती है? उसका कोई वजूद नहीं है, या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं? पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन है, लेकिन वो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जो है आपको स्पॉन्सर इतना नहीं करती है। हाँ, यस, वो आपको स्पॉन्सर करती है व्हेन देयर इज अ टीम इवेंट, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट यू नीड टू प्ले लाइक। ऑन बिहाफ वी अपील टू ऑल द अथॉरिटीज, इन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो बड़े कंसर्न है आजकल, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला लेते हैं बहुत से लोगों को, और चीफ मिनिस्टर भी काफ़ी लगता है इन मीडिया के शी वांट्स टू डू समथिंग। तो हम उनसे कहते हैं कि ऐसे जितने भी इंडिविजुअल आते हैं, आप अगर सिर्फ पैरामीटर ये प्रोग्राम ही रख लें तो आपको डेली 1-2 ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे आउटस्टैंडिंग जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए करें। वैसे स्ट्रक्चर, आइडियल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है एहसन इस स्पोर्ट को लेकर? क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा नीश है, थोड़ा एक सर्टन तबके के लिए है, एक आम आदमी के लिए नहीं है। अगरचे के
केपीके से ऐसे प्लेयर सामने आए हैं जो कि बहुत कोई नीश बैकग्राउंड से थे नहीं, जो चैंपियंस रहे हैं हमारे। तो आप जरा हमें थोड़ा सा क्लियर करें कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी नीडेड, क्या स्ट्रक्चर नहीं है पाकिस्तान में, बनाने की जरूरत है। एयरफोर्स बड़ी इसमें इन्वॉल्व रही है, बड़ा अच्छा उन्होंने एक टाइम पे सपोर्ट किया है, इवन कुछ जो ये स्क्वाश कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको लेकर। तो आप जरा थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए। नहीं, स्ट्रक्चर की आप बात करें, स्क्वाश जो है लाइक नो डाउट इट्स वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। स्क्वाश को अगर देखा जाए, हमारा एक रैकेट जो है वो अराउंड $200 से लेके $250 तक होता है, एंड इट कैन ब्रेक एनी टाइम। ओके। उसके अलावा जो है लाइक बाकी जितने एक्सपेंसेस हैं, लाइक ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिशन जो है काफ़ी महंगी है। आई मीन क्योंकि एक प्रोफेशनल एथलीट जो है वो कि नॉर्मल डाइट नहीं खाता है, ही यूजुअली नीड टू गो लाइक फॉर वेरी कैलकुलेटेड डाइट और डेली बेसिस पे लाइक उस चीज़ को रखना। तो आई मीन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स के जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो स्क्वाश इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, लेकिन अगर कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्रिकेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे लाइक हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वहां पे जा रहा है। अगर बाकी स्पोर्ट्स में अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, हम अरशद नदीम वाज लकी कि मतलब उसको माशाल्लाह से लाइक इतना सपोर्ट किया गया। लेकिन अभी अगर आप देखें बाकी स्पोर्ट्स में भी आए दिन हमारे टाइटल्स आ रहे हैं, तो इन एथलीट्स को भी मतलब चाहिए कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर्स को चाहिए कि मतलब एथलीट्स अगर एथलीट्स को लाइक उनके कुछ लाइक एथलीट्स डाइट के लिए या ट्रेनिंग के लिए मतलब कुछ भी उनको लाइक थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो उनका बर्डन खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इन दी एंड ऐसा ना आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको देख रहे हैं और वो भी प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर बनना चाहते हैं, इंस्पाइट ऑल दिस, ये जो ट्रबल्स हैं, स्पॉन्सरशिप के मसाइल और ये किसी तरह की सरपरस्ती ना होना, लेकिन फिर भी वो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? एथलीट्स आर स्ट्रगलिंग। मैं तो पहले लाइक हर एक को गाइड करता था कि हाँ बिल्कुल ठीक है, लाइक इफ यू वांट टू कीप इट एज अ लाइक हेल्दी स्पोर्ट्स, बिल्कुल आप आए, आप इसे ज्वाइन करें। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट यू नीड टू बी लाइक वेरी केयरफुल। पाकिस्तान में इट्स गेटिंग टफ डे बाय डे, क्योंकि इतने टाइटल्स जीतने के बावजूद भी अगर you're not getting any support, तो end of the day it's gonna be very tough। बाकी तो अब हमें क्विकली ये बताइए कि when you have defeated your counterpart, जब आप जीते अपने इंडियन हरीफ से, तो पहली कॉल किसको की आपने बताने के लिए कि आई मेड इट, या पहली कॉल आपको किसकी आई? पहली कॉल जो है लाइक मेरे पापा एक्चुअली जो है, और मेरे अंकल भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं ज़फ़र अली खान, लाइक जो कि मुझे तकरीबन 6 साल से लाइक मैनेज कर रहे हैं। और वो जो है लाइक दीज आर द 2 पीपल जो कि मेरे साथ बहुत ही लाइक अटैच हैं। ऑब्वियसली बाबा जो है लाइक एहसन, बस हमारा टाइम सेगमेंट का खत्म हो गया, लेकिन एक तो हमारी आपके फ्यूचर के लिए हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। डू गुड जैसा आप करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह मे अल्लाह बी विद यू। आप अपने वसाइल के साथ चल रहे हैं, उसके साथ साथ अगर सेक्टर के कुछ लोग हमें देख रहे हैं, कोई टूटा फूटा मैसेज हमारा पहुंच जाए, तो ज़रूर ऐसे प्लेयर्स को आप थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दें। एक फ़्लाइट का भी स्पॉन्सरशिप इनको मिल जाएगा, एक होटल स्टे का भी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा, तो इनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इसको करना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई बेहतरी आए। वंस अगेन वी कॉन्ग्रेचुलेट एहसन अय्याज फॉर विनिंग दिस कोहलीविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। आज हमने थोड़ा सा जिक्र किया था आगाज़ में मौसम का। आपने सोचा होगा कि अभी तक डिटेल्स हमने आपको क्यों नहीं बताई, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि मानसून का सीज़न है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो जनाब अगर कुछ होता है कुछ होता है, कभी धूप निकल आती है, कभी तेज़ बारिश होती है। लाहौर का फिलहाल यही हाल है। कल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम रहा है, बारिश होती रही है, और आज तेज़ किस्म की धूप निकली हुई है। शहर कायद की अगर बात करें तो भाई मतलब आज भी जुज़वी अब आलूद है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई है वो टूटी फूटी खस्ता हाल सड़कें हैं, और उन पर गड़े नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह से बहुत मेयर कराची तो कल बड़ी वीडियो शेयर कर रहे थे कि बड़ा ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा चल रहा है। वो पता नहीं कौन से इलाकों की हैं जहाँ वैसे कराची में हल्की फुल्की बारिश हुई है कुछ जगहों पे। ऐसा ही है। और अभी सूरत हाल क्या बनने जा रही है आगे, क्या जो हैवी स्पेल है मुतवक्किल, अगर एक और हैवी स्पेल होता है तो फिर ये जो सड़कों और गढ़ों की सूरत हाल हम अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सड़कों की हालत देखें ना, कितनी बुरी हालत है। और इमरान, वैसे बारिश के
अलावा मानसून के वेदर के अलावा भी ना कराची में रोड्स की यही सूरत हाल होती है और जो सिवरेज लाइन का जो पानी होता है लोग ओहदेदार हैं उनको ये देख के शर्म भी नहीं आती कि उन्होंने क्या हाल कर रखा है। खैर हमारे साथ जवाद है, मैं काफी वेट कर रहा था जवाद साहब से बात कर। जवाद बेमन हमारे साथ हैं, इज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, उनसे जरा पूछ लेते हैं ओवरऑल इस क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर के बारे में और ये जो तब्दीलियां। और जवाद साहब ने बड़ा करेक्टली कुछ दिन पहले हमें साइक्लोन के बारे में बताया था। जवाद भी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब खैरियत से? सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबसे पहले तो हमें इस करंट सिचुएशन के हवाले से बताइए, टेक्निकली क्या नॉलेज शेयर करेंगे, ये जो इस वक्त स्पेल चल रहा है खास तौर पे बारिश का, इसके हवाले से। जी इमरान भाई, ये इस वक्त जो है वो बेसिकली पिछले 24 से 36 घंटों से पाकिस्तान के काफी सारे एरियाज में जो है ये मानसून का एक और स्पेल चल रहा है। बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर एक अच्छा मगरबी हवाओं का सिस्टम मौजूद है। साथ ही साथ इंडियन गुजरात रीजन और सिंध के जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, यहाँ पर एक मानसून का लो प्रेशर सिस्टम मौजूद है। अच्छा। तो इन दोनों सिस्टम्स के ज़ेरे असर जो है वो स्पेशली हमने देखा कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान सुबह पंजाब में, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में और जुनूब मशरिक के जो सिंध के एरियाज हैं, थर पारकर, नगर पारकर के जो एरियाज हैं, उसमें लास्ट 24 आवर्स में काफी हैवी रेनफॉल जो है वो देखने में आई है। और आज से लेके अगले तकरीबन 24 से 48 घंटों तक जो है वो पाकिस्तान के काफी सारे एरियाज में इन दोनों सिस्टम्स के ज़ेरे असर जो है वो वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो जवाद मेमन साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो स्पेल है इसके बाद भी कोई मानसून का स्पेल मुतवक्के है और इसी तरह का हैवी स्पेल, जिस तरह से भी हमने इंटीरियर सिंध की भी बात की थी और साइक्लोन का जो आपने हमें बताया था उस वक्त जिस तरह से हैवी रेनफॉल हुई थी। देखें ना, इसके बाद जो है वो एक और स्पेल मुतवक्के है, तकरीबन 9 से 10 सितंबर के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन अभी लॉन्ग रेंज पर है तो इसमें कुछ टाइमिंग डिफरेंस या डेट डिफरेंस आ सकती है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारा जो मॉनसून सीजन है पाकिस्तान का, वो हम ऑलमोस्ट जो है वो 75 to 80% अब क्रॉस कर चुके हैं। जो ईस्टर्लीज होती हैं, जो मॉनसून विंड्स होती हैं, वो हमारे रीजन में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीक होती चली जाएंगी। तो लिहाजा आने वाला जो नेक्स्ट स्पेल होगा वो ऐसे इतना ज्यादा हो सकता है कि पावरफुल ना हो, लेकिन फिलहाल इसकी इंटेंसिटी और इसका जो डायरेक्शन है वो आने वाले कुछ दिनों में मजीद क्लियर होगा कि ये पाकिस्तान के किन इलाकों की तरफ मूव करता है और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, तो फिर ज्यादा बेहतर इस हवाले से देखा जाए। ठीक है, और इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है हमारे लिए या एक्सपेक्टेड नहीं है इसकी सख्ती को लेकर? नहीं इमरान भाई, ऐसे तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ अब मानसून की जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो कमजोर होना शुरू हो गई हैं। ओवरऑल अगर रीजन में देखा जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो मानसून की जो बारिश है वो थोड़ी वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। इकॉनमी जनाब, इस पर हमने थोड़ा टाइम हुआ डिटेल में डिस्कशन नहीं की। मुल्क में 3 साल बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई की जो शरह है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, जबकि सालाना बुनियादों पर रवा साल अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। गुज़िश्ता बरस 2023 अगस्त के दौरान महंगाई जो है 27.4% रिकॉर्ड हुई थी, जबकि अगस्त 2022 के दौरान महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड हुई थी। और उधर FBR ने जुलाई और अगस्त में 2 माह के हदफ 1,554 अरब रुपए के मुकाबले में 1,456 अरब रुपए के खालिस महसूलात जो हैं वो जमा किए हैं और लिक्विडिटी के मसाइल के हल के लिए बरामद कुनंदगान को 132 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 44% ज़्यादा है। और FBR ने इनकम टैक्स की मद में 539 अरब रुपए जमा किए और FBR के रवा माली साल की पहली तिमाही की अगर बात करें तो महसूलात जमा करने के जो अहदाफ हैं पूरे करने के रोशन इम्कानात मौजूद जी। 593 अरब जमा किए, 593 बिलियन। अच्छा, इसके साथ साथ ये ऑलमोस्ट 100 बिलियन का शॉर्टफॉल पहले हमने देखा है, लेकिन ये जो रिफंड वाला फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात का गिला करते नजर आते थे, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसे लगता है कि FBR कुछ फोकस्ड है इसके ऊपर और इसकी मिसालें कुछ सामने आती हैं। खैर, एक तो ये जो इन्फ्लेशन का रेट कम होना है किन इंडिकेटर्स की बुनियाद पे है, हमने इस पे बात करनी है, और क्या इसका अल्टीमेट फिर जो इम्पैक्ट है वो आवाम के ऊपर हो रहा है, क्या ये सिर्फ मैक्रो लेवल के डिजिट्स की या फिगर्स की हम बात कर रहे हैं या इट एक्चुअली इम्पैक्टिंग द माइक्रो लेवल, आसानी के लिए आम आवाम
तक पहुंच रहे हैं या नहीं। दूसरी जानिब जो रवा माली साल की सहमाई का हदफ पूरा ना हुआ, अगर हम टैक्सेस रेवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं तो जो विद होल्डिंग टैक्स है इसकी शरह में 1% इजाफे का इम्कान है, और यूँ जो मिनी बजट है इसके आने के इम्कानात वंस अगेन ज़्यादा हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी काबीना को एड्रेस किया, इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो हमारी तारीफ़ कर रही हैं, वी आर ट्राइंग कि IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम हो, अखराजात कम करने की पॉलिसी है, राइट साइजिंग पे जा रहे हैं। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की, एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उससे मुआहदे की मंजूरी अब करीब है, मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। वंस अगेन फिच एंड मूडीज़ का जिक्र उन्होंने भी किया। मजीद क्या कहा उन्होंने, सुनिए ज़रा। है वो सही सिम तरफ जा चुकी है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हैज टू बी राइट, ताकि हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जा चुके। ये अब जो सिंगल डिजिट में जो इन्फ्लेशन आई है उसके आपने ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन जो बतदरीज नीचे आ रही है उससे आपने देखा है कि पॉलिसी रेट भी बतदरीज उससे नीचे आ रहा है। हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है और बाकी भी जो सेगमेंट्स हैं, जैसे ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं उससे इन सब तबकों का और सब तबकों का उसमें बहुत फ़ायदा होगा। जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसमें तो जुलाई में हो गया। इस वक्त वी आर इन एडवांस स्टेजेस इन टर्म्स ऑफ in getting assurances around our external financing और उसमें हम एडवांस स्टेज में हैं। तो इंशाल्लाह हम ये वक्त पे ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूव होगा। अच्छा, एक तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं हम इसकी भी ज़रा तस्दीक ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद है, फॉर्मर एडवाइज़र ऑन फाइनेंस एंड इकोनॉमी भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ माहिर मईशत तो हैं ही डेफिनेटली। आप हमारे शोज़ के तवस्सुत से और मीडिया के तवस्सुत से जानते हैं, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड गुड मॉर्निंग। एक तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो जितने अशारिया हम मैक्रो लेवल पे जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं और गवर्नमेंट जिसका क्रेडिट लेना शुरू हो गई है फिच और मूडीज़ को लेकर, और उसके साथ साथ जो पॉलिसी रेट भी कुछ कम हुआ था दो कि वी वर एक्सपेक्टिंग इट मोर, और फिर अब ये भी मैं देख रहा हूँ कुछ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर भी बेहतरी हुई है, तो आप समझते हैं कि दिस इज़ द राइट डायरेक्शन दैट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स, या फिर महज पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अभी फ़िलहाल पिक्चर अभी बाकी है? So Hina and Imran, good morning. Good to see you after a few days. देखिए, let's try and clarify कि exactly क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, अथॉरिटीज क्या कह रही हैं। So इन तीन चीजों को हम आज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। So here's the thing. पाकिस्तान इकोनॉमी is exactly behaving as economies behave जब वो फंड के साथ engage करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को स्लो करके, ग्रोथ को स्लो करके, जो 2.5% थी उससे पहले 0.2% थी, जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जाता है, डिमांड को तोड़ा जाता है। एग्जैक्टली यही हुआ पिछले साल अगस्त में है ना, 27% की इन्फ्लेशन थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 27% थी 2023 अगस्त में। इस साल वो 9.6% पे आ गई है। सो टिपिकल बिहेवियर है। नंबर 2, जो एक्सटर्नल का खसारा है वो कुछ $100 मिलियन रह गया था, चंद $100 मिलियन जब हमने FY24 क्लोज किया। क्यों? क्योंकि हमने एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी, इंपोर्ट्स को कम किया, और पाकिस्तान की जब इंपोर्ट्स कम हुई तो करंट अकाउंट का खसारा कम हुआ। कॉन्सिक्वेंट ये था उसका कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं $4 अरब से $9.3 अरब पे चले गए। 2 मंथ का इंपोर्ट कवर आ गया। तो कोई भी अथॉरिटीज ये कह सकती हैं कि वी आर कंफर्टेबल नाउ, 3 मंथ इज द कंफर्टेबल टारगेट, बट हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द IMF एंड व्हाट पाकिस्तान अथॉरिटीज आर टेलिंग यू। इट इज द राइट स्टोरी। उसकी वजह से जब भी रिजर्व्स बढ़ते हैं तो एक एक्सटर्नल का कंफर्ट आता है, डिफॉल्ट जोन से निकलते हैं। मुझे याद है मैं इमरान से उस पर गुफ्तगू किया करता था, मैं कहता था बगैर फंड के डिफॉल्ट सिनारियो $4 अरब पे खड़ा है, फंड के अलावा देयर इज नो आउटलेट पाकिस्तान हैज। फंड किया, यहां पे पहुंच गए। अब ये तो आपको एक नॉच आपको मूडीज एंड फिच ने एग्जैक्टली इसी तरह अपग्रेड कर दिया। यही अपग्रेड 2014 में आया था, क्योंकि मैं खुद हैंडल कर रहा था फंड का प्रोग्राम। अब क्या होता है? ये एक सिनारियो है, ये एक स्टेबिलिटी है, उसको मैक्रो कह लें, स्टेबिलिटी कह लें। इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ग्रोथ को तोड़ा, एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हुई, लोगों को तकलीफ हुई। हमने इन्फ्लेशन कम कर दी है, बट ऐसा नहीं है कि ना आज सामान लेने जाएं या
जो इमरान है वो सामान लेने जाएं तो वो कहेंगे कीमतें कम हो गई हैं, कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो गई है। दैट्स द पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट पीपल कैन फील। अगर 20% आलू बढ़ते पिछले साल से तो हिना को ज्यादा तकलीफ होती, अगर टमाटर इतने बढ़ते, सो दैट इज एग्जैक्टली, सो लोग आर लुकिंग फॉर प्रोस्पेरिटी इन अ सेंस, राइट? तो यही चीज डॉक्टर साहब, मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रही थी कि आपसे पहले भी जब बात हुई तो आपने कहा कि स्टेबिलिटी आ जाएगी अगर ये महंगाई को कम करके सिंगल डिजिट पर ले आते हैं और थोड़ी सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाती है। लेकिन वही आपके वाली बात है कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो तो डिफरेंट है। मतलब जिस तरह से अभी आपने मेरी बात की तो मुझे तो कोई रिलीफ अभी तक डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो महंगाई डिजिट्स में भले जितनी मर्जी कम हो जाए, जब तक रिलीफ मुझ तक नहीं आएगा तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं। सो हिना, अगर ये सब कुछ ना करते, रुपया जो है 278-80 पे स्टेबलाइज ना होता, 315 से नीचे ना आता, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ना लेते, फंड का प्रोग्राम ना होता, सोचिए रुपया 325 पे होता, तेल की कीमत 1 लीटर जो आज है उससे 20% ज्यादा होती। सो द रिलीफ दैट यू हैड इज कि जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती थी उससे हम रिट्रीव कर गए हैं। बट आप रिलीफ ये मांग रही हैं कि मेरी नौकरियां क्रिएट हो नई, आप रिलीफ ये मांग रही हैं कि इन्फ्लेशन परमानेंटली 5 से 7% के बॉल पार्क में आ जाए, आप रिलीफ ये मांग रही हैं कि एनर्जी एक एफिशिएंटली हो, आप रिलीफ ये मांग रही हैं कि जो आप पे इनकम टैक्स लगा है वही मेरे ट्रेडर बहन पे लगे, वही मेरी एग्रीकल्चर इनकम वाली बहन पे लगे, वही मेरी रियल एस्टेट वाली बहन पे लगे। मेरी रियल एस्टेट वाली बहन आज भी सब्सिडाइज्ड है, वो 14% कैपिटल गेन्स टैक्स देती है। अगर हिना की सैलरी जो कि बहुत अच्छी होगी, यू नो, बीइंग अ गुड एंकर, तो वो 30-35% के ब्रैकेट में है। This is what you are actually asking for. ये रिलीफ इज द परमानेंट रिलीफ जो कि अथॉरिटीज ने क्रिएट करना है। इसका फंड से कोई ताल्लुक नहीं है। एनर्जी आपने ठीक करना है, नौकरियां आपने पाकिस्तान के ग्रोथ आर्किटेक्चर को ठीक करके क्रिएट करनी है, और रेवेन्यू कलेक्शन जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं प्लस एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म आपने करने हैं। सो मैक्रो स्टेबिलिटी विद द फंड, प्रॉस्पेरिटी related to all the other things that we have to do, ये exactly है वहां मुल्क खड़ा है। पर आज भी इमरान को मैं ये कहता जाऊंगा कि अगर 12 अरब डॉलर जल्दी अरेंज होने चाहिए, मींस के जो कमिटमेंट जानी है वो होनी चाहिए। 2 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है, ये आना नहीं चाहिए था। Here's how you tackle the fund program। अगर आपको दिखाई दे रहा था 12 जुलाई को, वहीं हल करना चाहिए था, क्योंकि here's the trick, मैं अभी श्रीलंका से, चूंकि I know what's going on, they took months at end जब डेट का यही इशू वहां पे सॉल्व हुआ और प्रोग्राम डिले होता रहा। तीसरी बात ये है, here's the tactical part of running a fund program। कभी भी फंड प्रोग्राम के दरमियान अपनी ईसीसी की समरीज को लिमिट कर दें, कोई ऐसी सब्सिडी ना देने जाएं जो अनटारगेटेड हो, क्योंकि वो फिर उस पे एक डिस्कशन शुरू हो जाती है, जैसे कि अभी बिजली पे हुई और शायद हिना ने मेंशन भी किया, उसको हमें रिट्रीव करना पड़ेगा। टारगेटेड सब्सिडीज के अलावा कोई पीएसडीपी या किसी को तोड़ के जब आप सब्सिडी देते हैं तो इमरान कहेगा जी हमारा पीएसडीपी है। हियर्स द ट्रिक इमरान, एक पीएसडीपी का अमाउंट मैंने अपने मैक्रो मॉडलिंग में ले लिया है, अगर आप उसको तब्दील करेंगे मेरा सारा मैक्रो मॉडल तबाह हो जाएगा। लेकिन वो आपको पता है फिर हमारे जो पॉलिटिकल गेन्स है वो भी तो उससे हर्ट होते हैं। टाइम्स हमारे तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फंड के खिलाफ जाते हुए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के बजाय कम कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि अब हम कीमतें कम कर सकते हैं, और फिर फंड हमारा क्या हशर करता है, ये भी तो हमने रेस्ट इज अ हिस्ट्री, यू नो दैट। एक वो भी सिचुएशन है। लेकिन अभी ये जो आप बात कर रहे हैं IMF के हवाले से, एक तो अभी तक फंड्स अरेंजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। अब बहुत सारे जो इकोनॉमी को समझने वाले लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सिंस देयर इज नोबडी टू आपको पैसे देने के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो इसलिए आप अपने आप को डिफॉल्ट कंसिडर करें। और इस तरह की स्टेटमेंट जारी बात है आपका एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे करती हैं, क्योंकि जो कहना चाहिए कि एक तासुर होता है इकोनॉमी का, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हो, बड़ा मैटर करता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एजेंसीज को अट्रैक्ट करने के लिए, टू मेक योर नंबर्स बेटर, टू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स बेटर। तो फिर ये क्या अमर माने हैं, किस ट्रैक में हुकूमत सही काम नहीं कर सकी? आपने भी मेंशन किया सिंस 12 जुलाई, जिसमें अब हम पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे और हमारा फंड डिले हो रहा है, पैसे डिले हो रहे हैं एक्चुअली।
देखिए फंड प्रोग्राम एक टेक्निकल प्रोग्राम है, वो एक बहुत ही मैक्रो मॉडलिंग पे बेस्ड प्रोग्राम है, मैक्रो फ्रेमवर्क्स पे बेस्ड प्रोग्राम है। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं उनकी ये सलाहियत मिनिमम है। उसकी वजह से 26.2 अरब डॉलर आपने जमा करना था। मतलब ये बड़ा सादा सा है, वो मैं उसका एक अकाउंट बनाता हूँ, 12 अरब यहाँ से आना है, 4 अरब मैंने कमर्शियल रेज करना है, बाकी एंड देन आप कहते हैं कि किसने ये काम करना है, कहाँ कहाँ पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होनी है, क्या करना है। अब उसमें 2 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल क्यों आया? ये भी मैंने बहुत इंटरव्यूज में कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बॉन्ड नहीं रेज कर सकता। इसका मतलब क्या है? आप यूरो बॉन्ड रेज करने जाए, मैंने पाकिस्तान के लिए 12 यूरो बॉन्ड रेज किया है इन द गवर्नमेंट, बट देयर इज अ टाइम। आप राइड कर रहे हो, बहुत अच्छी आपके रिजर्व्स कंफर्टेबल हो, इमेज जिसका आपने जिक्र किया, उसका मतलब क्या है? आपके इंडाइसिस मतलब बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स हाई पे राइड कर रहा हो, ये सारी चीजें, आउटलुक अच्छा हो। सो व्हाट यू कैन देन डू इज कि आप फंड रेज करने जाएं। जब आप रेज करने जाते हैं तो एक इंटरेस्ट रेट लगता है, उसका ताल्लुक एक ये है, ये टेक्निकल चीज है ना, इस वक्त 5.25% यूएस का रेट है, राइट? उस पे एक प्रीमियम लगेगा, तो पाकिस्तान को जाके अगर 8 से 15 पे मिलेगा ये चीज, तो ये हम नहीं ले सकते। सो यू कांट अफोर्ड इट। सो पाकिस्तान को इसलिए 2 अरब डॉलर एक्स्ट्रा रेज करने पड़े हैं। क्या विंडो क्या है हमारे पास? हम तो सुन रहे हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे तो हमें कुछ खास रिलीफ मिल नहीं रहा है। कमर्शियल बैंक्स के हवाले से बहुत हाई रेट्स, खास तौर पे जो यूरोपियन बैंक्स को हम ट्राई कर रहे हैं वो तो बहुत हैवी रेट्स पे हम हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तो फिर ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में, जो कह रहे हैं कि विद इन फ्यू डेज इट विल बी सॉर्टेड आउट? सो देखिए, एक तो बात यह कि जब तक कोई भी LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट ना साइन हो जाए, बोर्ड मूवमेंट ना हो जाए, आई थिंक किसी भी अथॉरिटी को पब्लिक नहीं जाना चाहिए। बट कॉन्फिडेंस इसलिए है कि ये 1.2 बिलियन डॉलर शायद एक ट्रेड फैसिलिटी मिल जाएगी और 800 मिलियन कमर्शियल से रेज हो जाएगा। आई रियली होप कि ये हो जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो सितंबर नहीं अक्टूबर में बोर्ड हो जाएगा या एंड सितंबर में हो जाएगा। सो आई थिंक दैट्स द कॉन्फिडेंस। अगेन फंड हो जाए, बाकी कलीदी काम अगर हम सलाहियत बिल्ड करें करने के, आज भी माइंडसेट बिजली की कीमतों पे नहीं, बिजली के तंजीम 9 पे रखें। IMF का प्रोग्राम टेक्निकली चलाने की कोशिश करें। 11 PhDs आते हैं, अपनी टीम प्रिपेयर करें जो उनको कन्विंस कर सकें। काम सारे किए जा सकते हैं फंड प्रोग्राम में, हम सारे काम करते थे। CPEC भी हम प्रोग्राम में ही रन करते रहे हैं 13-16 का मेजर CPEC रन किया है, किसी ने नहीं। देन यू हैव टू बी मच मोर कन्विंसिंग एंड यू नो योर कंट्री मच बेटर, बट देन दोस पीपल इसके लिए जो टाइम विंडो है डॉक्टर साहब, वो टाइम विंडो हमें अच्छी खासी दरकार है। हम अगर इसकी रीस्केड्यूलिंग करते हैं, आई मीन रीमैनेजमेंट करते हैं, पता नहीं क्या इसका राइट वर्ड होगा, जो आप बिजली का जिक्र कर रहे हैं, रीप्रोफाइलिंग करते हैं। हाँ, वी नीड मोर टाइम फॉर इट। एक लंबी टाइम विंडो हमें चाहिए, और वो जारी बात है हम एक जो सर्टन टाइम स्पैन है उसके अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर वो जिसे कहते हैं ना वेंटिलेटर पे, फिर हमारी सांस रुकना शुरू हो जाती है, फिर हम भागते हैं। तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। सो इमीडिएटली डू वी हैव सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस ऑन टेबल जिसको लेकर गवर्नमेंट कंफर्टेबल फील कर सकती है? बिकॉज ऑलरेडी वी नो कि हम 1300 अरब ऑलमोस्ट हम उसका रेवेन्यूज का टारगेट रख के बैठे हुए हैं, जो बड़ा ही हाइपोथेटिकल मुझे तो लगता है, पता नहीं अब कैसे हो पाएगा। सो एक तो मेक श्योर करें कि 1200 अरब जो सितंबर में कलेक्ट करना है उसके करीब करीब आए। देयर आर मेनी वेज टू डू इट। सो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो वी नो हाउ वी हैव टू डू इट। गेट स्मार्ट पीपल ऑन द टेबल, गेट देम टू मेक दैट फिगर सो दैट IMF उस पे कोई आईब्रोज ना रेज करे। नंबर 2, वो 12 बिलियन डॉलर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दे दें, ये 2 बिलियन की कमिटमेंट चाहिए, ये भी ढूंढ लें। फंड का प्रोग्राम अक्टूबर तक मेक श्योर करें कि इसको खत्म करें। क्या विंडो है, कहां से ढूंढ सकते हैं? 1.2 बिलियन आपको ITFC की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, IDB की एक सब्सिडरी है। और नंबर 2, 800 मिलियन आपको UAE के बैंक्स कमर्शियल और यूरोपियन बैंक्स कमर्शियल, इनसे एक फैसिलिटी कंफर्म कर लें। अभी US रेट सितंबर में टूट जाएगा तो रेट तब जाके तय हो जाएगा। आई थिंक दैट्स द वे पाकिस्तान। ओके, क्वाइट टेक्निकल। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत ही जरूरत है मशावरती टीम को प्राइम मिनिस्टर की। आई डोंट नो व्हाई यू आर जस्ट ऑन मीडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप आते हैं तो हमें बहुत सीखने को मिलता और इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर खाकान नजीब अपनी माहिराना राय सामने रख रहे थे, सोल्यूशंस की टर्म्स में भी बात कर रहे थे, या उन विंडोज को भी हम डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कहाँ पे। बहरहाल एक तो हमें पता है कि बड़ी स्क्वीज किस्म की विंडोज है, कोई बहुत ज़्यादा ओपन प्ले ग्राउंड नहीं है। गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस अपनी जगह, या फिश या मूडीज़ की रिपोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन जो अरेंजमेंट है पैसों का मसला तो है, करना पड़ेगा। लेकिन आगे इसके अलावा हाल नहीं बनती है। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। भाई माइंड मैटर्स में आज एक ऐसा मौजू हम उस पर बात करने जा रहे हैं वकार भाई, जिसके हवाले से इतनी ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस फैलाना शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर इतनी जरूरी है, और फिर सियाती मकामात के ऊपर जो हम लोग जाते हैं और वहाँ पे जो लिटरिंग ये कचरा वगैरह हम फेंक देते हैं और उठाते नहीं है, कितनी बुरी बात है ये। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन कचरों को जाके इस कचरे को उठाते हैं, दूसरों के कचरे को, ऐसे लोग भी हैं। तो आज वैसे इसी मौजू पे बात हो रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं क्या बात हो रही है। वकार मलिक साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बहुत ही अहम मौजू पर आज बात करनी है, लेकिन उस मौजू पर बात करने से पहले ये एक वीडियो जरा देखिए। आपने देखी है, और इस वीडियो में एक मैम सुजुकी हैं जो इनका ताल्लुक जापान से है। आप देखते हैं कि कितनी अच्छी वो उर्दू बोल रही है। ये जो मैम है, अब ये इन लोगों का बहुत फ्रीक्वेंट हुंजा में आना जाना होता है। जापानीज़ का बिलखसूस जो है वो हुंजा को अपना एक घर समझते हैं और वो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली वहाँ से आते जाते रहते हैं। और ये जो मैम हैं ये बहुत अरसे से आ रही हैं। ये अब आप इस वीडियो में जिस तरह आपने देखा है कि ओवर द टाइम इन्होंने हुंजा को तब्दील होते देखा है, इन्होंने हुंजा को बदलते देखा है। और जिन लोगों ने हुंजा की पुरानी शक्ल देखी हुई है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। उनके लिए इस चीज़ को ऑब्जॉर्व करना बहुत तकलीफ़देह होता है कि उस हुंजा में जहाँ पे कचरा नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती थी, अब आपको वहाँ पे कचरा नज़र आ रहा है। और वो आपको जिस तरह बता रही हैं कि जो सयाह हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो कचरा फेंक रहे हैं, तो फिर वो एक तंग आती हैं। और ये एग्जैक्टली मैं आपको डेट भी बता देता हूँ इस वीडियो की। 20 अगस्त को वो निकलती हैं और उसके बाद वो जहाँ तक हो सकता है वो कचरा चुनना शुरू करती हैं। यहाँ तक भी इस स्टोरी में कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें आगे जाके इस कहानी में एक ख़ास मोड़ आता है। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो ये काम करती रहती हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर उनका कोई साथ नहीं देता, यानी वो खुद ही लगी रहती हैं। और फिर हुंजा की एक स्टूडेंट हैं जो हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने उनका साथ दिया। इसके अलावा जनरली लोगों ने देखा, अब ये आप हुंजा में इस तरह का बिहेवियर जो है वो नहीं देखते जनरली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हुंजा के जो मकामी लोग हैं वो सफाई के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत हसास हैं, तो वो खुद भी करते रहते हैं और अगर कोई और करे तो यकीनन उसके साथ मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये कोई ऐसी अलामत तो नहीं है जो कि मकामी लोगों में मायूसी का पता दे रही है, या वो कचरे का जो मैग्नीट्यूड है या जो उसका स्केल है वो अब इतना बढ़ता जा रहा है, जितने सयाह बढ़ते जा रहे हैं उसका वो इतना बढ़ता जा रहा है कि वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं और कहीं उन्होंने ये चीज़ छोड़ ना दी हो। इस हवाले से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो ये है, मैं अपनी आपको ज़ाती मिसाल देता हूँ। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ उसके साथ एक मार्केट है, उस मार्केट के आगे काफ़ी सारे एरिया है और वो रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पे। मैं और मेरे बच्चे, 2 छोटे बच्चे हैं जो कि हम तीनों वहाँ पे जाके सफाई करते हैं। अब जब हम वहाँ पे सफाई करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ और लोग भी हमारे साथ आएंगे, लेकिन वो नहीं है। उससे छोड़ के कोई एक चीज़ पॉजिटिव ज़रूर हुई उसमें, और वो पॉजिटिव ये हुई कि उन लोगों ने अपने घरों, अपने दुकानों के सामने और अपने ठेलों के सामने कहीं ना कहीं वो सफाई खुद करना शुरू कर दी। उसकी वजह ये थी कि उनके जहन में होता था कि वो एक बंदा और 2 बच्चे और वो पागल आते होंगे, तो उस सिलसिले में वो थोड़ा सा एहसास हो गए। बट बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चॉइस है क्या? हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि हम तनकीद करें, यानी अगर आप दुनिया में बुराई और जो अच्छाई होती है वो दोनों मुतवाज़ी ये कुव्वतें चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन अगर अच्छाई के करने वाले लोग महज तनकीद पर आ जाएं और वो खुद काम न करें तो इससे क्या होगा? दुनिया हेल हो जाएगी, जहन्नम हो जाएगी। ये दुनिया का जो मामलात चल रहे हैं ये उन्हीं लोगों की वजह से चल रहे हैं। लेकिन आज अगर हुंजा के लोग मतलब मेरे लिए इसलिए हैरानकुन है कि ये जो मेरा जो बिहेवियर अपने बच्चों के साथ लाहौर में अपनी कम्युनिटी के अंदर है, ये सारे का सारा हुंजा से सीखा हुआ है। तो हमें आप ये सिखा के, तो हमारे लिए ये एक मायूसी वाली बात है कि वहाँ पे एक जैपनी जो है वो काम कर रही हैं और उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। एक ये है कि हम तनकीद करते रहें, यानी हम एक तो वो लोग हैं ना जो कचरा फेंक रहे हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अब चलें हम दूसरी साइड पे हैं। अब दूसरी साइड पे होते हुए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक ये है कि हम तनकीद करते रहें, एक ये है कि हम चुन लें उसको, और हमें और ये सिलसिला चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीली आना शुरू होती है। मैं जब अपनी मार्केट में वो तमाम सफाई या वो सफाई मुहिम करता हूँ, हफ्ते में वीकेंड पे करता हूँ बच्चों के साथ, तो हम बिल्कुल ज़रा से भी हमारे जहन में ये नहीं होता कि ये किसी का फैलाया हुआ है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे वो किसी का फैलाया हुआ है, किस तरीके से रैपर फेंके हुए हैं, तो फिर
एक गुस्सा आएगा शायद आपको, और फिर वो आप काम नहीं कर पाएंगे। आप जब अपने आप को ड्यूटी पे मामूर पाते हैं कि कोई मसला नहीं, जो मर्जी फेंक रहा है, मेरा काम ये है कि मुझे ये करना है और मुझे ये सफाई करनी है, तो उससे कम से कम एक तो ये है कि आप गुस्सा भी नहीं करते, और दूसरा ये है कि आप वो सफाई वाला मामला जो है वो करते चले जाते हैं। सो मेरा ख्याल है कि हम तमाम लोगों को इस पे शदीद जहन में रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इस मामले को हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हम रैपर या शॉपिंग बैग या इस तरह की चीज़ें फेंकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे रैंडम, इसके लिए दुनिया भर की कोई ऐसी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास इतने वसाइल हों कि वो ये सब कुछ जो है वो ठीक कर सकते। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, किसी जगह पे आपने मुनज़्ज़म तरीके से, आपने किसी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से किसी जगह पे आपने कचरे को इकट्ठा रखा है, तो वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी वो क्या करेगी, उनकी गाड़ी आएगी, वो उस जगह से कचरा उठाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम फेंकते हैं, इसमें दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास इतने वसाइल हों कि इस तरह की सफाई कर सके। इस सिलसिले में हम यही कर सकते हैं कि हम खुद आगे बढ़ के ये काम करें। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने मनाजिर देखे थे हुंजा के, ये शायद इत्तफाकन हुए होंगे, और हुंजा के अंदर वो सेंसिटिविटी जो है वो बरकरार होगी, और उसको बरकरार रहना चाहिए, और पूरे पाकिस्तान में इस हसासियत को बढ़ना चाहिए। और मत ये सोचिए कि कौन फेंक रहा है कौन, हमारा काम यह है कि उसको उठाएं, और अगर हम अपने काम के साथ लगे रहेंगे तो सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक वक्त में आपकी फोर्स में इजाफा होगा, कोई ना कोई जो है लोग आपके साथ मदद के लिए ज़रूर आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो दायरा है ये बढ़ता चला जाएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में आजकल लुफैरा फैज़ हमारी मुलाकात ज़्यादातर उन ख़वातीन से करवा रही हैं जो विमेन एम्पावरमेंट में अपना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं और अपने ओन पे अपने बिजनेसेस चला रही हैं। आज भी वो हमारी मुलाकात करवा रही हैं निदा एजाज से, जो कि फ़र्नीचर बनाने के बाद उसे अपने हाथ से खुद तराशती हैं। देखते हैं क्या कर रही हैं और किस तरह का काम वो लेकर आगे चल रही हैं। कुछ कर दिखाने का अज़्म हो तो ख़वातीन भी सलाहियतों में किसी से कम तो नहीं है। इस बात को साबित किया है लाहौर की एक ऐसी खातून ने जो ना सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं और फर्नीचर डिज़ाइन करती हैं, बल्कि अपनी मेल लेबर के साथ उसको मैन्युफैक्चर भी करती हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनसे उनकी कहानी के बारे में। इस वक्त हमारे साथ निदा एजाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक है, आपके? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मोटिवेशन कहाँ से आई, किसने आपको इंस्पायर किया और कितना अर्सा हो गया? 2012 to 16 में मैंने जब ग्रेजुएशन की थी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन से, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे की। तो उस फील्ड में जब हमेशा से देखती थी कि मर्द तरखान बन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो वुड को बाइंग वुड की वो करें या कटिंग वो करें, आप सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़के नहीं कर सकती। तब ये चीज़ डेवलप हुई कि यार हम क्यों पीछे हैं, फिर हम क्यों नहीं कर रहे। वहाँ से ये मोटिवेशन मिली कि बस अब तो करना ही करना है। स्टूडेंट लाइफ को अगर हम आज की प्रोफेशनल लाइफ से कंपेयर करें तो क्या फ़र्क है? प्रैक्टिस करने में और वहाँ पे बुक्स में पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप एक चिज़ल, एक बैंड सॉ, एक आरे के सामने जाते हैं ना और एक आरी पकड़ के खुद काम कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा डिफरेंट है। काफ़ी ज़्यादा मेल लेबर यहाँ पर है जो काम कर रही है। तो मुझे बताएं कि एज अ फीमेल एक फैक्ट्री को रन करना और ख़ास तौर पर मेल लेबर के साथ कितना डिफ़िकल्ट होता है जब भी कोई टास्क आपने कन्वे करना होता है या कुछ समझाना होता है? यूनिवर्सिटी में टाइम में हम लोग डिफरेंट फैक्ट्रीज विजिट करते थे, इंटर्नशिप होती थी, मटेरियल लेने के लिए जाते थे, एक्सप्लोर करते थे, मार्केट रिसर्च होती है। तो उस वक्त ही हमारी एक हैबिट डेवलप हो गई थी कि ये काम जो हमने ऑप्ट कर लिया ना फर्नीचर डिज़ाइनिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का, इस फील्ड में तो मर्दों का काम है। उसको परस्यू करने की बात आई तो ये चीज़ें कोई अनोखी नहीं लगी, क्योंकि पता था कि वो चीज़ डेवलप हो चुकी हुई है। किस तरह से चूज़ करती हैं कि ये लकड़ी इस फर्नीचर के हिसाब से सबसे बेस्ट है? क्योंकि मौसम की वजह से भी अक्सर लकड़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है, हर लकड़ी का एक अपना मॉइस्चर कंटेंट होता है, मीटर लगा कर उसको चेक करते हैं, उस पर शो हो जाता है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ठीक है, वुड की सीजनिंग होना और उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक होना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक लकड़ी को ख़रीदने के लिए। हमने लकड़ी खरीद ली है, अब हम आ गए हैं निदा एजाज के शोरूम में। फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए किन मराहिल से लकड़ी गुजर के जाती है? ड्राइंग जब आती है हमारी तो डिज़ाइन आता है तो वो टेम्पलेट्स रेडी कर लेते हैं। ओके,
वो रेडी होने के बाद फिर उसकी वुड कटिंग होती है। कटिंग करने के बाद जब यहाँ पे कारपेंटर सेक्शन में कंप्लीट, अगर सपोज एक चेयर है, एक चेयर पूरी एक ढांचा उसका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तो फिर वो जाता है पॉलिश पे। ओके। और पॉलिश के बाद वो फिर पोशिश के ऊपर जाता है, वहाँ से कंप्लीट होके वो असेंबलिंग के लिए वापस नीचे आ जाता है। आप क्योंकि खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो कौन कौन से काम हैं जो आप खुद पर्सनली जिनके अंदर इंगेज रहती हैं? मैं सारे कामों में ही इंगेज रहती हूँ। आपको ये मैं कह सकती हूँ कि मैं डिज़ाइनर तो हूँ, तो मैन्युफैक्चरर भी हूँ, तो सारी चीज़ें प्रोपोर्शंस भी देखना है, क्योंकि देखें काम सिर्फ आपने देना नहीं होता, आपने काम करवाना भी होता है। और जब आपको खुद काम आता है तो आप बेहतर तरीके से करवा भी सकते। आपकी फैमिली को पता चला, मतलब हमने अपनी बेटी को फर्नीचर डिज़ाइनर तो बना दिए, लेकिन अब वो मेकिंग भी खुद करना चाहती है, मतलब लेबर के साथ खड़े होके खुद जो है वो सारा प्रोसेस करना चाहती है। तो क्या रिस्पॉन्स था रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का? जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब भी वो मुझे ये कहते थे, अच्छा तरखान कहाँ पे है, तरखान कहाँ पे है, मतलब वो ऐसी बातें करते थे। काम करने में मज़ा आता है, और यहाँ पे जब खुद काम करती हूँ, कभी कभी दिल करता है तो काम करती भी हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर अपनी लेबर को देख रही होती हूँ, वो काम कैसे कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे ऊपर ये भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने एक ऑर्डर को लेकर उसको टाइम डिलीवर करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी बनाई है जो आपके लिए भी यादगार हो और आपको फख्र हो उस क्रिएशन के ऊपर? कैबिनेट जो मैंने बलूचिस्तान के ऊपर एक बनाई थी, बलोची एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, तो उसकी जो काफ़ी रिसर्च उसके ऊपर हुई, और फिर मार्केटरी आर्ट को हैंडल्स के ऊपर लाया गया, कैबिनेट के अंदर इन्फ्यूज़ किया गया उन पैटर्न्स को, तो वो मतलब मेरी अपनी मर्जी की प्रोडक्ट बनी और काफ़ी मेरे दिल के करीब है। ज़बरदस्त। तो उसको संभाल के आपने संभाल के रखा हुआ, मैंने अपने घर पे अपने रूम के अंदर रखा हुआ है। सेक्शन में मुझे बहुत सी लकड़ियाँ नजर आ रही हैं जो रॉ मटेरियल है। बिल्कुल। तो मुझे बताएं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि डिफरेंट मशीनरी भी पड़ी है यहाँ पे। बाहर से जब हमारी वुड कटिंग होती है, प्लांट्स को हम लेकर आते हैं, यहाँ पे कंप्लीट साइजिंग के बाद हमारी वुड कटिंग होती है। ठीक है। कटिंग के बाद ये दोबारा से कारपेंटर सेक्शन में जाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा निधि, जैसे भी आपने बताया कि रॉ लकड़ी यहाँ पर आई, उसकी साइजिंग हो गई, कटिंग हो गई, उसके बाद वो गई कारपेंटर सेक्शन में, वहाँ पे उसकी कार्विंग ईच एंड एवरीथिंग। जब एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा उसके बाद वो नेक्स्ट किस सेक्शन में जाएगा? उसके बाद रेडी होने के बाद वो पॉलिश में जाएगा। तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे? जी बिल्कुल। चलें। अच्छा, तो निधा अभी हम जिस सेक्शन में मौजूद है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या कुछ होता है? यहाँ पे जब हमारी कारपेंट्री कंप्लीट होगी, फिर वो प्रोडक्ट हमारी इस सेक्शन में आती है। सबसे पहले तो हम उसकी अच्छे तरीके से रेगमार लगाकर उसकी रगड़ाइयाँ करते हैं। अच्छा, जैसे वो कर रहे हैं मेरे ख्याल है। ये रगड़ाई कर रहे हैं। ठीक है। चेयर की सैंड पेपर से, डिफरेंट पेपर्स होते हैं ना, उससे ये रगड़ाई कर रहे हैं। ठीक हो। तो कितना मुश्किल था इस फील्ड में आना और फिर उस फील्ड में इस तरह से काम को लेके चलना? उस टाइम पे तो जब मैं डिज़ाइनिंग कर रही थी तब तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लगती थी कि ये मतलब अगर उस टाइम पे मैं ये सोचूं कि अच्छा मैं एक फैक्ट्री की ऑनर हूँ, मैं एक हेड हूँ और मैं फैक्ट्री रन कर रही हूँ, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती थी। वो ऐसा लगता था नहीं हम तो स्टूडेंट हैं, लेकिन ये कि मैंने परस्यू किया फील्ड को, लगी रही, मैं मेहनत नहीं छोड़ी। तो इसलिए मैं भी यही कहूँगी कि आप जिस फील्ड में आप उसमें मेहनत करते रहें तो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाए, कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि अभी जिस सेक्शन में हम मौजूद हैं यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस किया जाता है? पॉलिश यूनिट में प्रोडक्ट चली जाती है तो वहाँ पे फिनिश होकर यहाँ पे आती है। फिर यहाँ पे हमारी जो कोशिश होती है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। कोई मुश्किलात फेस की एज अ फीमेल होते हुए इस फील्ड में आने की? बहुत सारी मुश्किलात फेस की, मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है और मतलब सही हिला देने वाला पीरियड रहा है। हमने क्वालिटी किस तरह से निकालनी है, फिर मेरिट के लिए मेरिट बेसिस पे हमने अपने स्टाफ को, लेबर की हायरिंग किस तरह से करनी है। जितनी भी फीमेल्स आपको देख रही हैं जिन्होंने डिग्रीज तो हासिल कर ली हैं लेकिन वो सोसाइटी में निकल कर काम करने से हिचकिचाती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि मेरी नज़र में आप उनके लिए एक वेलकम बैक। अब जिक्र उर्दू के मारूफ मिज़ानिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का, जो हम सब के बहुत दिल अजीज़ हैं, हम सब उनके चाहने वाले हैं। आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। 4 सितंबर को भारत के शहर 4 सितंबर 1921 को इनफेक्ट जयपुर में पैदा हुए मुश्ताक अहमद यूसुफी ने तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत की और कराची में सुकूनत इख्तियार की। यूसुफी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से एमए किया और फिर बैंकारी के शोबे से वाबस्ता होकर उसी को अपना जरिया मौश बना लिया। आप कई बैंक्स के सरबराह के तौर पर और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे पर भी फाइज रहे। मुश्ताक अहमद यूसुफी का शुमार उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के मज़ाह निगारों में होता है और उनकी तसानीफ में चिराग तले, खाके में बदहन, ज़रगुज़िश्त, आबे गुम और शाम शहरयारा शामिल हैं। उर्दू अदब के बड़े मुहक्किक, नक़ाद, अदीब और बड़े शायर ज़हीर फ़तेहपुरी ने मुश्ताक अहमद यूसुफी की तहरीरों के बारे में कहा था कि हम उर्दू मिज़ाज के अहद यूसुफी में जी रहे हैं।
मुश्ताक अहमद यूसुफी को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात से नवाजा गया। यही नहीं बल्कि उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ कमाल फ़न भी अता किया, कमाल फ़न अवार्ड दिया गया और इसके साथ साथ आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया। उर्दू अदब का ये दरख्शां सितारा तवील अलालत के बाद 20 जून 2018 को 97 बरस की उम्र में ग़रूब हुआ। वो हमसे जुदा हो गए, लेकिन अपने लातादाद चाहने वाले, जिसमें हम भी शामिल हैं, उनके लिए बेमिसाल काम, बेमिसाल फ़न, तहरीरें छोड़ गए, जिन्हें मैं आज भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मूड बेहतर हो जाता है पढ़ के। तो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ है। इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात बशर्ते ज़िंदगी कल होगी। अपना ख्याल रखिए।